हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड है वो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर में हेल्पफुल होगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ है जहाँ पे टोटल 25 टेस्ट हैं, 13 टेस्ट हैं फुल लेंथ टेस्ट के और 12 टेस्ट जो हैं वो करंट अफेयर के हैं। तो टोटल 25 टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इस कोर्स को परचेज करें। दिस इज़ ओनली एट ₹750 एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं। आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपने आप को इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। Now coming to the today's editorial list, आज है 6 मई जो इन डेप्थ एनालिसिस है दैट इज बूस्ट वेज टू स्टिमुलस इंडिया ग्रोथ, राइट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल। साथ के साथ देयर वुड बी सम इम्पॉर्टेंट MCQs विथ एक्सप्लेनेशन। तो कल के जो सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको आज बताऊंगा। एंड देयर वुड बी अ मेंस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, सो दिस वुड बी रिलेटेड टू द इन डेप्थ एनालिसिस दैट विल बी डिस्कसिंग। नाउ कमिंग टू द हिंदू, getting over the pandemic stage fright and it's time for the virtual judiciary. So these are some of the important topics from the Hindu. Coming to the Indian Express, not at the cost of food security and a neat solution, NEET, right? So this is the total important editorial for the day that we'll be discussing. So starting with the in-depth analysis, that is a boost to wage their stimulus. This I've taken from the Hindu. और बात करें इस आर्टिकल की रेलेवेंस की आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में, तो ये अगेन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में बहुत ही अहम है। साथ के साथ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स अगर देखें तो ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो देखते हैं इस एडिटोरियल की थीम क्या है। बात की गई है कि जो वेजेस हैं उसको कैसे बूस्ट किया जाए to stimulate the India growth, right? It's very important to ensure universal basic income and security of the wages for an individual working in the organized as well as in the unorganized sector. Now coming to the detailed of it, जैसा आपको पता है कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, चाहे वो बात करें MSME की, राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो या फिर और भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सारे जगह पे बहुत ही नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है और कहीं पे माइनस में भी ग्रोथ गई। फिनेंस मिनिस्ट्री ने एज अ क्यूरेटिव मेजर्स अभी रिसेंटली 1.7 लाख करोड़ रुपीस का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। दिस इज ऑलमोस्ट अ मंथ बैक। तो ये सारी चीज़ें अनाउंस की गई है, बट अगेन जो ये अमाउंट इन्होंने रिलीज़ किया है दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, राइट। और स्टिमुलस पैकेज की बात की जा रही है। जो बड़े इकोनॉमिस्ट लाइक अमर्त्य सेन, उनका कहना है कि सरकार को स्टिमुलस पैकेज के साथ आना पड़ेगा। दिस वुड बी द नीड फॉर द आर फॉर द रिवाइवल फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, राइट। और इंडिया की जो वर्किंग क्लास है दैट डिजर्व अ लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ एंड कंफर्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात ये अटकलें ये लगाई जा रही है कि एक एक इंडिविजुअल को जो मनरेगा के वर्कर हैं एटलीस्ट दे शुड बी पेड 10,000 रुपीज़ for as a compensation, right? Let's see what government is trying to do because there's no exit plan as such. गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अपना अमाउंट जो स्टिमुलस पैकेज है वो अनाउंस नहीं किया है। इट्स स्टिल इनटू कंसिडरेशन। वी हैव टू वेट व्हाट अमाउंट इट्स गोइंग टू रिलीज। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें, देयर इज अ नीड ऑफ मैसिव एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे कि अपलिफ्टमेंट है, स्किल्स है एंड देयर इनकम एंड परचेजिंग पावर। सी व्हाट इज हैपनिंग, द परचेजिंग पावर इज ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ एन अर्निंग, राइट। तो जो इंडिविजुअल जितना अर्न करेगा उसके पास खर्च करने की क्षमता उतना ही अधिक होती है, राइट। तो इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वैसे भी लो थी और कोविड-19 के बाद जो परचेजिंग पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। नाउ दिस विल इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर। तो इसके बाद जो लेसन हमें लर्न करने की ज़रूरत है कोविड-19 के बाद, पोस्ट कोविड-19 वुड बी टू हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर. Education, this would ensure that everyone is aware of the fact is what exactly is happening in the country. The second would be building the road infrastructure, rural infrastructure, agricultural research and public transport, because logistic is something which is very important for country like India where lots of the thing is being taking place through the intercities, right? So this would be some of the important aspects which government has to look upon. Now coming to the other important aspects is like variable data which has been discussed in this editorial कि जो data है वर्कफोर्स का जो population है वहाँ पे 471.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि वर्कफोर्स में हैं and this include both from the organized as well as the unorganized sector. तो दोनों जगह से हैं ये, right?
और अगर बात करें जो रेगुलर वर्कफोर्स है जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर आती है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब है जिन लोगों का पीएफ कटता है या फिर जिनकी प्रॉपर इमोल्यूमेंट्स मिलती है, तो वैसे लोग सिर्फ 12.3% हैं इंडिया में। बाकी जो रिमेनिंग 87.7% जो वर्क फोर्स हैं, दे आर द कैजुअल वर्कर, दे आर द डेली वेज अर्नर, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं और जिनका कोई पीएफ अकाउंट नहीं है, नीदर दे हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दे हैव अ सोशल सिक्योरिटी, राइट। और मेजॉरिटी ऑफ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं दे वो इस कैटेगरी से आते हैं। इनफॉर्मल कैजुअल वर्कर्स जो हैं, जो लेबरर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर बेसिकली दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, सो ऐसे लोग की जो तादाद है वो है 87.7%, राइट। सो दिस फिगर, दिस नंबर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कमिंग टू द सेंसस ऑफ माइग्रेशन, जो सेंसस की गई थी 2011 में, उसके डेटा के मुताबिक 54.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि नॉन वर्कर्स हैं इन द कंट्री, दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। तो जो माइग्रेशन का जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में माइग्रेशन देखी गई है वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बाकी और जो स्टेट्स हैं लाइक झारखंड, ये सारे स्टेट्स भी हैं, उड़ीसा भी है, तो इसमें माइग्रेशन थोड़ा कम है कंपेयर टू दिस स्टेट। एंड दीज अकाउंट फॉर 48.9% ऑफ द इंटर स्टेट माइग्रेशन और मच हायर देन द कंबाइंड शेयर ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, दैट इज 36.8%. सो ये सेंसस की डेटा है. दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू कैन यूज इन द मेंस एग्जामिनेशन. नाउ कमिंग टू द व्हाई देयर इज माइग्रेशन, कि ज़रूरत क्या है माइग्रेट करने की. तो जो वर्कफोर्स है, जो वर्कर जो माइग्रेट करते हैं वो अर्बन सिटीज़ में जाते हैं बेसिकली, ताकि जो इनकम है उनको वहाँ पे ज़्यादा मिल सके. राइट, होता क्या है कि छोटे शहरों में आप जितना काम करेंगे उस काम के जितना आपको एवरेज में जो पैसे मिलते हैं, सो इन अर्बन सिटी you get 2 times higher, 3 times higher amount. So that is the reason people are migrating from rural India to urban India. And between 2005 to 2018, 19.3 million person left agriculture work. इतने सारे लोगों ने जो कृषि संबंधित जो कार्य थे उसको छोड़ा है. और जो 4 states हैं along the job opportunities that has been generated. Right. Now अगर बात करें मेजॉरिटी ऑफ द वर्क है दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के डिमांड को. तो लोग आज एग्रीकल्चर वर्क छोड़ करके जो छोटे जो सोफिस्टिकेटेड आईटी प्रोड्यूस्ड हैं या जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दे गेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड अ रेगुलर अर्निंग ऑफ द इनकम. So this is the reason why people have migrated from urban area to basically rural area to urban area, right? Now अगर consumption expenditure survey की बात करें तो यहाँ पे जो official survey है 2011-12 की, उसमें जो richest हैं that is account for 5%, okay, they account for 5% and much of the 64% of the value. जो rich हैं that is 5% और जो total value है उनके पास that is 64.4%. ठीक है, ऑफ ओवरऑल ड्यूरेबल कंजम्पशन, जैसे कि सच एज फर्नीचर्स, रेफ्रिजरेटर इन अर्बन इंडिया. एंड द शेयर ऑफ द पुअरेस्ट इज 50% एंड दे ओनली हैव 13.4% ऑफ शेयर. तो यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पे 5% लोग इतने लोगों को चीज़ों को कंज्यूम कर पाए और जो 50% है वो सिर्फ इतने प्रतिशत चीज़ों का यूटिलिटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं. सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द रियलिटी. Now coming to the way forward, what would be the way forward? जिस तरह से क्राइसिस है, so it would be needed to overcome only by widening the sources of demand, raising the consumption and investment for the poor. So it is very important कि जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो मनरेगा हो, MSMEs हो, इनफॉर्मल सेक्टर्स हो, ये सारी चीज़ों पे सरकार रिलीफ पैकेज दे, स्टिमुलस पैकेज दे, ताकि लोग अपना काम स्टार्ट कर सकें. एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज दैट इज लिंक टू द फूड प्रोसेसिंग, affordable housing in the rural area. This is again an important point which government should look upon. जो फूड प्रोसेसिंग है दैट अगेन बूस्ट फार्म इनकम, बिकॉज सारी चीज़ें अगर जो फूड प्रोसेसिंग बनती है तो वहाँ एक चेन बनता है लोगों का इन्वॉल्वमेंट का. लाइक फार्मर इज इन्वॉल्व, इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व, इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व, वर्कर आर इन्वॉल्व. लाइक तो ये सारी चीज़ें जो है इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है. ये रिड्यूस करती है फूड स्पॉइलेज को एंड इट क्रिएट अ सेंट्रल रूरल एम्प्लॉयमेंट. जैसे मैंने आपको बताया पूरा चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है. एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन इकोनॉमी such as infrastructure and innovation is very important in terms of science and technological development. और अभी बहुत रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की,
उसके मुताबिक इंडिया नीड टू इम्प्रूव इट्स वेज पॉलिसी, जो हमारी वेज पॉलिसी है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, इवन टू पे लो पे या फिर जेंडर वेजेस की बात करें जो गैप है, इनफॉर्मेलिटी रिमेन द परसेसिव। तो ये सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जो ILO के जो स्टैंडर्ड है, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, जो UPI का बेसिकली जो मोटिव है, उस सारी चीज़ों को यहाँ पे कारगर में लाने की ज़रूरत है। एंड इट टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द फोर फ्रंट। सो दिस वुड बी समथिंग वेरी अर्जेंट दैट गवर्नमेंट हैज़ टू डू, राइट। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। और इसी पे एक मेंस का क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। It is the responsibility of both center and the state government to ensure minimum wage in the country. Discuss how effectively it can implement pan India, right? How effectively it can be implemented. What are the steps that government can take? You can let us know. तो आप हमें इसका आंसर भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF फॉर्मेट में हमें अपने आंसर स्कैन करके भेजें। जैसे हमें कॉपी रिसीव होगी, वी विल इवैल्यूएट एंड रीसेंड इट टू यू, राइट। नाउ कमिंग टू द हिंदू, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। द फर्स्ट इज गेटिंग ओवर द पेंडेमिक स्ट्रेच फाइट। यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर के बात की गई है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या। पहले आपके लिए समझना है कि जब कोई भी इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे में चला जाए और पता ये ना चल पाए कि एक्चुअल में इन्फेक्शन कैसे फैली है, सो दैट लेवल इज कॉल्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। एंड दिस इज द स्टेज 3 ऑफ द जो ट्रांसमिशन है उसको स्टेज 3 में इसको काउंट करते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, और स्टेज 4 भी होती है जिसको वी कॉल इट द अल्टीमेट, दैट दिस इज द लास्ट स्टेज। तो अभी मेनी कंट्रीज हैव बीन फेसिंग, अमेरिका इज फेसिंग 4th स्टेज। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ कोरोना वायरस, द एपिडेमिक। नाउ अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करें तो कोविड-19 में इंडिया में बेसिकली जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन वो मार्च 18 को रिपोर्ट की गई थी। और ये समझने की ज़रूरत है कि जो नेचर एंड एपिडेमिक है उसको किस तरह से एक्नॉलेज किया जाए और अलर्ट किया जाए। जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनका लाइफ लॉस ना हो, क्योंकि दे आर द पीपल हु आर वर्किंग इन द फोर फ्रंट। और अगर इनको नुकसान हुआ तो पूरा हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, राइट। सो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये चीज़ें उभर के आई कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे while they were treating the patients. So this is the one example which I have discussed. There are many other example which has been given in this article. So you can see the example from the newspaper itself. और इन्होंने बहुत सारे जहांगीरपुरी का एग्जाम्पल लिया है, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लिया है, इस तरह के हॉस्पिटल्स के एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेंडेमिक जिस तरह से है, और किसी भी पेंडेमिक को जो फैला है वो एक स्पॉट से फैली है। अगर H1N1 की बात करें तो 2009 में इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुई थी मेक्सिको में, और कोविड-19 इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पे सरकार को जो देखने वाली बात है वो ये है कि लाइफ ऑफ मेनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज़ वेरी एसेंशियल एंड नीड नॉट हैव टू बी लॉस्ट देयर लाइफ इन द सिस्टमेटिक एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो क्या कर सकती है सरकार? जो बेसिक इक्विपमेंट्स है, जो PPE है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है, मेडिकल किट्स हैं, ग्लव्स हैं, मास्क है, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन प्रोटेक्ट आवर डॉक्टर्स एंड देयर कैन बी लेस ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, राइट। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। नाउ कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट वन, इट्स टाइम फॉर द वर्चुअल जुडिशरी। तो इस तरह के आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, बट मैं समझता हूँ इस पे मेंस पे अगर कोई सवाल आपसे जुडिशरी से रिलेटेड रहा है तो आप उसमें सजेशन के तौर पे ये सारे पॉइंट्स अवश्य लिखेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोविड-19 एंड द वर्किंग ऑनलाइन, after COVID-19 what has happened, many people have started work from home. So work from home and virtual judiciary has been discussed in this editorial. So there are many cases that is pending in India, right? Many of the cases have been pending in Supreme Court, in High Court and other district courts. So it is a time that we should opt for the virtual judiciary, जहाँ पे it will not only lead to the reduce of the cost, जो और भी चीज़ों की खर्च बचेगी, and at the same time it will hope for a speedy disposal of the cases. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशंस होती थी, हाई कोर्ट में समर वेकेशंस होती थी एक महीने के लिए, एंटायर फॉर द 1 month. सो अगेन द केस गेट्स पाइल ऑन. तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि छुट्टी लोगों को दिया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम दे कैन बी आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क थ्रू वर्चुअल मोड. So this would ultimately save a lots of amount and it will help in easy and speedy disposal of the cases in India, right? और मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ
केरला इज द स्टेट विच हैड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इट, राइट। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, दिल्ली में या फिर और स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात भी हो रही है। नाउ इंडियन एक्सप्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो द फर्स्ट इज फ्रॉम नॉट एट ऑल द कॉस्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। सो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन बताई गई है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिन्होंने बेसिकली जो सरप्लस राइस है, जो हमारे एफसीआई के पास जो सरप्लस राइस है, उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करने की बात की गई है, राइट। सो दिस इज़ द रिकमेंडेशन। तो उसी के अगेंस्ट में ये आर्टिकल लिखी गई है। तो यहाँ पे बताया ये गया है कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बनाई जा रही है विथ अ ब्लेंड ऑफ एथेनॉल एंड विथ पेट्रोल, दिस इज समथिंग विच इज़ एसेंशियल बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फूड। बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, उनको पीडीएस की जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, एंड वी आर डाइवर्टिंग आवर राइस टू द इथेनॉल एंड अदर अनइथिकल पर्पसेस। तो जो सबवर्जन, जो सब डिवीजन है फूड का, वो बायोफ्यूल में नहीं होना चाहिए। दिस इज द व्हाट दे हैव सजेस्टेड, एंड दे सेड कि इस वजह से प्राइस राइज हो सकती है ग्लोबली, राइट। वी शुड लुक फॉर द अदर अल्टरनेटिव टू जनरेट द हैंड सैनिटाइजर। और 2009 की अगर बात करें तो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स है, उन्होंने भी स्ट्रेस किया था कि आप नॉन फूड आइटम्स को इंक्लूड करें, और जो पॉसिबिलिटी है फूड कॉन्फ्लिक्ट्स का या फूड एंड फ्यूल्स का, उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, राइट। अगर बात करें जो हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो वर्ल्ड वाइड चीज़ों को रैंकिंग मिलती है, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो 9th प्लेस कम हुई है, दैट हैज़ बिन स्लिप्ड। पहले हमारी जो रैंकिंग 102 हुआ करती थी, नाउ इट हैज़ बिन रैंक्ड 170। तो ऐसे प्रेजेंट कंडीशन में जहाँ पे ऑलरेडी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो रही है, उस टाइम पे राइस के थ्रू इथेनॉल प्रोडक्शन करना वुड बी अ वेरी डिजास्टरस डिसीजन विच गवर्नमेंट हैज़ टेकन, और ईदर द नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी हैज़ टेकन। So this is something which government has to step back so that it should ensure that there is proper food security in the country. और इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है उसकी कैटेगरी होती है, इंग्रेडिएंट होते हैं सच एज बी एंड सी, हेवी मोजालिसिस, शुगर सिरप्स और शुगर कैन, जो शुगर जूसेस हैं उससे भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सो these are some of the other alternative which should be used, despite the fact we should not use rice as an alternative, right? So this editorial talks about the food security in general. Now coming to the other important one, NEET solution. So यहाँ पे बातें की गई है जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है उसको लेकर के। तो MCI ने अभी रिसेंटली कुछ जो बेसिकली अगर बात करें जो एलिगेशन लगा था MCI पे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करप्शंस को लेकर के, तो उसके बाद MCI को कम्प्लीटली स्टक डाउन कर दिया गया, MCI को सस्पेंड कर दिया गया, देयर इज नो मोर MCI। उसके जगह पे सरकार ने नीट लाया था, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इससे जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको प्रमोट करने की कोशिश की थी। तो अभी रिसेंट में एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है जहाँ पे एक प्ली फाइल हुई थी CMC वेल्लोर के केस में, जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेल्लोर में। सो दिस इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज और उनका अपना अलग प्रोसीजर्स है, एडमिशन का माइनॉरिटीज़ के लिए अलग कट ऑफ है। तो उसी को लेकर के जजमेंट आई थी कि जो बेसिकली जो नीट है वो वायलेट करती है उनके अपने माइनॉरिटीज़ राइट को। तो कोर्ट ने कहा, टॉप कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड दिस प्ली। 2012 में ये चीज़ें हुई थी, बहुत लंबी चली है, अभी जजमेंट आई है इसकी। तो कोर्ट ने कहा है कि कोई भी माइनॉरिटीज़ का जो राइट्स है उसका हनन नहीं होगा, दे वुड बी गिवन अ प्रॉपर कंडक्ट, और जो टेस्ट है एडमिशन का दैट वुड बी अंडर पोस्ट ग्रेजुएट एंड जो ग्रेजुएट एडमिशन वो नीट के थ्रू ही होगी। तो आर्टिकल 30 यहाँ पे आप समझ लें, आर्टिकल 30 का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, but when it's come to conducting the examination and admitting the student, a standard procedure had to be followed pan India. That is why government has come with the NEET, that is National Eligibility Cum Entrance Test, right? So इस तरह के ओपिनियन बेस्ड सवाल आपके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में एनालिटिकल सवाल तो आएंगे ही आएंगे, राइट? तो प्लीज़ हैव एन ओपिनियन सो दैट यू कैन राइट अ एनालिटिकल आंसर ऑन दिस। नाउ कमिंग टू द MCQs, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल के जो आंसर है वो डिस्कस कर लूँ। तो मैंने आपसे पूछा था ब्रह्म समाज के बारे में, तो उसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो ब्रह्म समाज हैज़ द इश्यूज ऑफ विडो रीमैरिज ऑन द हाई एजेंडा एंड मल्टीट्यूड टू पॉपुलराइजेस, और पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था, राइट? सो दीज आर द अदर एक्सप्लेनेशन। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन,
इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपसे MCLR के बारे में पूछा था, तो MCLR इज द कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग, रेफर्स टू द मिनिमम स्टेट रेट बिलो विच बैंक कैन नॉट लेंड। और MCLR की जो मेथडोलॉजी है वो रिप्लेस करती है बेस रेट सिस्टम को, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 2010। तो MCLR का पूरा एम है टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन एंड पॉलिसी रेट इनटू द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स। और इस पे UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2016 में, यू कैन चेक अपॉन, आपको MCLR पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नाउ आज के जो सवाल है दैट इज फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन एंड नॉट टू द फॉरेनर। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम M लक्ष्मीकांत, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत जो पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिस होगा यहाँ पे। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, right of minorities to establish, administer educational institutions, and right before law and equal protection of law, and right to elementary education. So which of the right is not available to the foreigner? 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 and 4 और 1, 2 and 4। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और जो करेक्ट आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। अब में से कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड सिंसियरली थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। डू पार्टिसिपेट मोर सो दैट वी कम टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग। आपको सजेशंस देना चाहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज फ्रॉम ज्योग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द इंसुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर? sun, the angle of the sun rays, duration of the light, and distance from the sea. So which among the following statement is correct? Only one, 1 and 3, 2 and 3, and 1, 2 and 3. So let us know the correct answer in the comment section, and any suggestions if you have regarding the question, any more question, any other type of question you want, you can let us know in the comment section, right? And do not forget to like this video, subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services. So this would be giving you more information videos on the strategy, book list, other compilation which is also there in the playlist section. और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से कुछ PDFs वगैरह आप डाउनलोड कर पाएंगे, राइट? सो आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।